हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिपरेशन हब। दिस इज़ सौम्या पांडे और मैं आपके लिए लेके आई हुई हिस्ट्री की क्लास। और इसमें आज हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन सभ्यता थी तब के टाइम में। सोचिए, अब के टाइम में इतनी बेहतरीन मतलब जो हमारी सिटीज़ हैं, कहीं भी घर बना लिए हैं, कुछ भी मतलब गंदगी फैली है। लेकिन उस टाइम में सोचिए कि जो सिटी हो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सिटीज़ थी वो बहुत ही वो एक प्लान्ड सिटी थी। उस टाइम में सोचिए कि जो घर बने होते थे वो बहुत ही मतलब एक जैसे बने होते थे, और जो सड़कें होती थी वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटती थी। और ये ग्रिड पैटर्न, जिसे ग्रिड पैटर्न कहते हैं, ग्रिड पैटर्न अपनाया गया था। और जो घर होते थे उनका जो मेन जो डोर होता था वो डायरेक्ट मेन रोड की तरफ नहीं खुलता था, वो पीछे की तरफ खुलता था। और मतलब जो वो गली में खुलता था, और वो जो गली होती थी वो मेन रोड से जुड़ी होती थी। तो सोचिए कितनी बेहतरीन सभ्यता थी। जो नालियाँ थी वो पक्की नालियाँ थी, और किचन था, बाथरूम था, सब कुछ बहुत ही बेहतरीन था। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है बहुत ही बेहतरीन सभ्यता थी तब के टाइम में, जब हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उस समय कोई सेंट्रल पावर नहीं थी। माना जाता है कि उस समय कोई सेंट्रल पावर नहीं थी। ये बहुत ही शांतिप्रिय लोग माने जाते थे। कोई भी जो है जो हथियार होते हैं वो सब नहीं मिला है, तो माना जाता था कि वो युद्ध में विश्वास नहीं रखते थे वो। तो बहुत ही शांतिप्रिय थे, बिजनेस पे ज़्यादा फोकस था, और बहुत ही बेहतरीन सभ्यता। तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में कुछ। सबसे पहले जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इसका जो नाम था वो किसने दिया था? सर जॉन मार्शल ने दिया था। सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा टीले का उत्खनन 1921 में किया था। ये पहले ऐसे नहीं थे जिन्होंने कोशिश किया कि उत्खनन करवाया जाए। इससे पहले भी कई लोगों ने कोशिश किया था पर सफल नहीं हो पाए थे। सबसे पहले जो शुरुआत किया वो चार्ल्स मेसन ने शुरुआत किया था इसके बारे में, कि यहाँ पे अगर उत्खनन करवाया जाए तो कुछ ना कुछ मिलेगा, मतलब प्राचीन सभ्यता की जानकारी हो सकती है। उन्होंने ऐसा कहा था, पर उनकी बातों पे कोई इतना मतलब कि गौर नहीं किया। इसके बाद जब हमारी जो है पहली ट्रेन मतलब हो रही, मतलब कि मुंबई टू थाने, 1956 में विलियम ब्रंटन और जॉन ब्रंटन ने जब लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन का विस्तार किया था, उस समय ना उस टीले का जो है जो ईंटें थी उन ईंटों का यूज़ किया। उन्होंने बताया कि यहाँ से मतलब यहाँ पे कुछ है, मतलब पुरानी सभ्यता हो सकती है, लेकिन उनका भी कोई इतना नोटिस नहीं किया। फिर अलेक्जेंडर कलिंघम थे, उन्होंने भी कई सारे अपने लेख पब्लिश किए, बट इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। इसके बाद जब सर जॉन मार्शल आए, वो भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक हुए, तो उन्होंने 1921 में हड़प्पा टीले का उत्खनन करवाया। तो जब उन्होंने उत्खनन करवाया तो जाके पता चला कि यहाँ बहुत ही मतलब प्राचीन सभ्यता थी। तो उन्होंने नाम दिया इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है। नॉर्थ में चेनाब नदी के तट पर मांडा यानी कश्मीर में है, जो कि वहाँ पे ईस्ट में आलमगीरपुर, मेरठ यूपी, यमुना नदी की जो सहायक नदी है हिंडन नदी के तट पे। इसके बाद साउथ में दैमाबाद, जहाँ पे गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा नदी तट पे। और वेस्ट में
सुतकांगेडोर, यानी जो कि बलूचिस्तान प्रांत है, पाकिस्तान में है। यहाँ पे दास्क नदी के तट पे इतने मतलब नॉर्थ में मांडा, साउथ में दैमाबाद और ईस्ट में आलमगीरपुर और वेस्ट में सुतकांगेडोर, यहाँ तक पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन इतना विस्तार था इसका। अब देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स सैंधव सभ्यता की विशेषताएं। नगरीय सभ्यता थी, यानी मैंने बताया आपको बहुत ही प्लान्ड सिटी थी। सड़कों का जाल ग्रिड पैटर्न एक दूसरे को 90 डिग्री यानी समकोण पर काटती थी। गलियां सीधी और चौड़ी होती थी। ये मुख्य दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर गलियों में खुलते थे, एक्सेप्ट लोथल जो कि जहाँ पे डायरेक्ट खुलता था। मुख्य दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। लोथल ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे मुख्य सड़कों से डायरेक्ट उनका जो मुख्य द्वार है वो जुड़ा होता था। बाकी सब जगह क्या होता था कि गली में खुलता था। इसके बाद सभी नगर दुर्गीकृत थे, लेकिन चुन्हुदड़ो बिना दुर्ग वाला नगर था। ओके, चुन्हुदड़ो ही एक ऐसी जगह थी जहाँ पे दुर्ग नहीं था, बाकी जितने सिटीज थे सब दुर्गीकृत थे। अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं बता दें। जो नालियाँ थी मैंने बताया पक्की नालियाँ बनी होती थी, पत्थरों से ढकी हुई थी। अब तो अभी आप देख लेते हैं बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं नालियाँ खुली हैं, मच्छर कीड़े मकोड़े सब उड़ रहे हैं, लेकिन सोचिए वो अपनी सेफ्टी का कितना ध्यान रखें। नालियाँ जो बनाए पक्की ईंटों से ढकी हुई थी। ईंटों का जो रेशियो था वो 4:2:1 में था। जो ईंटें थी वो 4:2:1 में थी। लिपियाँ उनकी क्या थी? चित्राक्षर थी। चित्राक्षर यानी वो लोग कुछ एक पैटर्न या एक ड्रॉ करते थे डायग्राम, उसे वो एक जो है लेटर बोलते थे एक तरीके से, या जो उनका वर्ड होगा। 400 लेटर्स का ज्ञान था उन्हें, मतलब 400 लेटर्स पाए गए हैं। शैली क्या थी उनकी? 400 लेटर्स शैली क्या थी उनकी? हलावर्त या गौमुत्रिका? शैली हलावर्त या गौमुत्रिका? ओके, शैली हलावर्त या गौमुत्रिका थी। अब वो लोग कैसे लिखते थे? वो लोग लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करते थे, राइट तक लिखते थे। उसके बाद ये नहीं कि फिर से वो लेफ़्ट साइड शुरू करें, अब वो राइट साइड से ही लिखना शुरू कर देते थे और लेफ़्ट साइड तक लिखते थे। फिर वो लेफ़्ट साइड से शुरू करते थे और राइट साइड से जब ख़त्म करते थे तो फिर राइट से शुरू करते थे। तो ऐसे वो एक स्नैक टाइप बन जाता है, तो वो ऐसे लिखते थे। तो शैली हलावर्त या गौमुत्रिका। इसके बाद देखेंगे, जूम कर लेते हैं थोड़ा ताकि पढ़ने में आसानी हो। वेट, क्या हो गया भाई?
नहीं बड़ा होगा, जूम हो जाए, चलिए ऐसे ही देखते हैं। हड़प्पा, जो हड़प्पा है वो रावी नदी तट पे है। दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ये 1921 में इसका उत्खनन करवाए थे। और पाकिस्तान का गोमरी ज़िला, पाकिस्तान के गोमरी ज़िले में ये हड़प्पा स्थित है। कई बार ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो सिटीज़ हैं वो किस नदी के तट पर बसे हुए हैं, या फिर कौन सी जगह पे स्थित है, या किसने उत्खनन करवाया। तो ये पूरा आपका चार्ट है, आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हड़प्पा रावी नदी तट पर किसने उत्खनन करवाया? दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स ने। कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंधु नदी तट पे, हड़प्पा रावी नदी तट पे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी तट पे। राखालदास बनर्जी ने उत्खनन करवाया 1922 में, और कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में। यानी जो हड़प्पा है वो भी पाकिस्तान में ही अभी इस समय है, और मोहनजोदड़ो भी अभी पाकिस्तान में ही स्थित है। इसके बाद चन्हुदड़ो, जो कि सिंधु नदी तट पे है। गोपाल मजुमदार ने इसका उत्खनन करवाया था 1931 में। कहाँ पे स्थित है? सिंध प्रांत के पाकिस्तान में, ये भी सिंध प्रांत में है। इसके बाद है कालीबंगन। कालीबंगन मतलब, ये फोर्थ, कालीबंगन मतलब काली चूड़ियाँ। कालीबंगन कहाँ पे स्थित है? घग्गर नदी के तट पे। किसने इसका उत्खनन करवाया? बीबी लाल एवं बीबी थापड़ ने। ठीक है, बीबी लाल एवं बीबी थापड़ ने 1953 में। कहाँ पे स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में, राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में, यानी ये इंडिया में ही है कालीबंगन। इसके बाद है कोटदीजी। कोटदीजी जो कि सिंधु नदी के तट पे है, और किसने इसका उत्खनन करवाया था? फजल अहमद ने। कब करवाया था? 1953 में। कहाँ पे स्थित है? सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान में। ठीक है, सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान में। इसके बाद थोड़ा जूम कर लेते हैं। इसके बाद है रंगपुर। रंगपुर है कहाँ पे? मादर नदी पे। और उत्खनन किसने करवाया था? रंगनाथ राव ने। कब? 1953 से 54 के बीच में। कहाँ पे स्थित है? गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रोपड़। रोपड़ को रूपनगर भी कहा जाता है। कहाँ पे स्थित है? सतलज नदी के तट पे स्थित है। किसने उत्खनन करवाया था? यज्ञदत्त शर्मा ने। कब करवाया था? 1953 से 1956 के बीच में। पंजाब के रोपड़ ज़िले में ये स्थित है। इसके बाद देखते हैं लोथल। लोथल भुगवा नदी के तट पे स्थित है। किसने उत्खनन करवाया था? रंगनाथ राव ने। कब? 1955 से 1962 के बीच में। कहाँ पे स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में। ओके, इसके बाद है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पे है। किसने उत्खनन करवाया था? यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में, और ये स्थित है उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में। इसके बाद है सुतकांगे डोर, जो कि दाश्क नदी के तट पे है। ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स ने इसका उत्खनन करवाया था 1927 से 1962 के बीच में। पाकिस्तान के मकरान में समुद्र के तट के किनारे है, यानी ये जो सुतकांगे डोर है वो पाकिस्तान में स्थित है। बनमाली। बनमाली रंगोई नदी। किसने उत्खनन करवाया? रविंद्र सिंह बिस्ट ने 1974 में हरियाणा के हिसार ज़िले में ये स्थित है।
धौलावीरा, धौलावीरा को किसने उत्खनन करवाया? रवीन सिंह बिष्ट ने 1990 से 91 के बीच में, और ये स्थित है गुजरात के कच्छ जिले में। इसके बाद सुरकोटदा है, इसको उत्खनन करवाया था जेपी जोशी ने 1964 में। ये भी गुजरात के कच्छ जिले में, अहमदाबाद में स्थित है। ओके, तो इसको एक बार सब हटा देते हैं। वेट, now you can take a screenshot ले सकते हैं आप इसका। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, इसको जूम करना पड़ेगा। देखो, हड़प्पा में किन चीज़ों का प्रूफ मिला है? नगर योजना यानी बहुत ही प्लान्ड सिटी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। इसके बाद समाधान, धोती पहने मातृ देवी की मूर्ति, 16 भट्टियाँ, कामगारों और मजदूरों का आवास, यानी पूरा मतलब उस समय इंडस्ट्रीज थी और जो मजदूर थे, जो लेबर थे, वर्कर थे वहाँ के, उनके रहने के लिए बगल में आवास भी बने हुए थे। तो सोचिए कितना सब कुछ प्लान्ड था। इसके बाद कांसा का आईना मिला है, पीतल की इक्का गाड़ी, गेहूँ एवं जौ के दाने, लाल बलुए पत्थर की मूर्तियाँ, वृक्ष पूजा, चांदी के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, यानी चांदी का जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है वो हड़प्पा से मिला हुआ है। इसके बाद मोहनजोदड़ो, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, पक्की ईंटें, रसोई घर, विशाल स्नानागार कर लेंगे, अन्नागार, स्नानागार यानी स्विमिंग पूल, सोचिए उस टाइम में स्विमिंग पूल था, किचन था, पक्की ईंटें थी, अन्नागार था, मतलब जहाँ पे एक तरीके से गोदाम समझ लीजिए आप, महाविद्यालय भवन, कांस्य धातु की नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कांस्य धातु की नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति, और ये अन्नागार और विशाल स्नानागार, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद सभा भवन, पुरोहित आवास, पशुपति आकृति वाली आयताकार मुद्राएं, मलेरिया का साक्ष्य, यानी तब भी मच्छर परेशान किए रहते थे सबको, और स्वास्तिक चिन्ह, यानी स्वास्तिक चिन्ह तब के टाइम में मिला, मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल इमारत क्या है? तो वो अन्न कुठार है, जहाँ पे सारे जो मतलब एक तरीके से ये गोदाम कह सकते हैं, सब कुछ स्टोर होता था, तो ये सबसे विशाल इमारत है। सूतकांगे डोर, हाँ, मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है पता है आपको? मृतकों का टीला, यानी भूतों का टीला, प्रेतों का टीला, कुछ भी कह लें, मृतकों का टीला होता है मोहनजोदड़ो का मतलब। इसके बाद है सूतकांगे डोर। सूतकांगे डोर में क्या मिला है? मानव की अस्थियां, राख से भरा बर्तन, मिट्टी की बनी चूड़ियाँ, तांबे की कुल्हाड़ी का साक्ष्य, ये कहाँ से? सूतकांगे डोर से मिला है। इसके बाद है चुन्होदड़ो, यहाँ से क्या मिला है? दवात, सोने के मनके बनाने के कारखाने, वक्राकार ईंटें, ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का अंकन। तो कुत्ते बिल्ली की लड़ाई शुरू से चली आ रही है। सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियाँ, यानी हम मतलब लोग जो थे वो पहले से ही मेकअप में इंटरेस्ट रखते थे, तब से लेके। सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियाँ, रंजन सलाक यानी लिपस्टिक,
तो मतलब ये लिपस्टिक वगैरह अभी से नहीं है, तब से है, ये चुन्नोदड़ों के टाइम से है। चुन्नोदड़ों से इसके साक्ष्य मिले हैं। मुद्राओं पर 3 घड़ियाल और 2 मछलियों का अंकन। इसके बाद रूपनगर। रूपनगर में मालिक के साथ कुत्ते और बकरी के दफनाए जाने का साक्ष्य, यानी जो है बकरी को भी पाला जाता था, तो रूपनगर से ही मिला है। लोथल। लोथल से क्या मिला है? धान की भूसी, चावल, युगल सवाधान, अग्निकुंड। ये अग्निकुंड इंपॉर्टेंट है, कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। और ये कालीबंगन से भी अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, ये आपको दिखेगा, ये अग्निकुंड तो लोथल से भी मिला हुआ है और कालीबंगन से भी। इसके बाद मृद भांडों में लोमड़ी का अंकन, ठीक है, मिट्टी का जो बर्तन होते थे उसमें जो वो लोग पेंटिंग वगैरह करते थे तो उसमें लोमड़ी का अंकन किए हुए हैं। आटा पीसने का वाले पत्थर बताया। गेहूँ और जौ इम्पोर्टेंट मतलब कि फसल होती थी, तो जाहिर सी बात है आटा पीसने वाले पत्थर। सोने के मनके और कारखाने, ओके, यानी कारखाने, पूरी इंडस्ट्री होती थी उस टाइम, सोचिए एट दैट टाइम। हाथी के दांत के बने पैमाने, यानी स्केल्स होती थी जिससे वो चीज़ें नापते थे, वो हाथी के दांत के बने होते थे। फारसी मुद्रा का साक्ष्य, यानी फारस से हमारा जो होता था व्यापार होता था, बिजनेस होता था, ये फारसी मुद्रा का जो साक्ष्य मिला है इसके बेस पे हम अनुमान लगा सकते हैं कि फारस से हमारा व्यापार होता था। इसके बाद है कालीबंगन। कालीबंगन से जुताई किए गए खेत, चने और सरसों का बोया जाना, एक साथ फसलों का उगाना, युगल सवाधान, युगल सवाधान, अग्निकुंड, कालीबंगन से और लोथल से। लकड़ी की नाली, सोचिए लकड़ी की नाली होती थी, पत्थर की नाली होती थी। इसके बाद सिलबट्टे, भूकंप का साक्ष्य। इसके बाद है सुरकोटदा। यहाँ विशेष प्रकार की कब्रगाह यानी कलश युक्त समाधान होते थे। घोड़े की अस्थियाँ, यहाँ घोड़े की अस्थियाँ सुरकोटदा से तो मिली है, पर घोड़े को पाला नहीं जाता था। सैंधव सभ्यता में घोड़े को नहीं पाला जाता था, लेकिन घोड़े होते थे। धौलावीरा, यहाँ पे 16 से अधिक जलाशय, वाह, धौलावीरा में होता है। एक श्रृंगी पशु की आकृति वाली मुद्रा पाई गई है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये धौलावीरा का ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मध्य टीला, दुर्ग टीला और निचला टीला, यानी धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। मध्य टीला, दुर्ग टीला और निचला टीला। इसके बाद राखी गढ़ी। राखी गढ़ी से क्या मिला है? राख के ढेर, तांबे के उपकरण यानी औजार, हड़प्पा लिपि में लिखे गए सिक्के, ठीक है, ये कहाँ से मिले हैं? राखी गढ़ी से मिले हैं। इसके बाद है बनावली, यहाँ से मिट्टी के बने हल मिले हैं, खिलौने मिले हैं, लोहा छोड़कर सभी धातु का साक्ष्य मिला हुआ है। ओके, मतलब उस समय उन लोग को लोहे का जो आयरन था उसका जो है उसके बारे में इनको जानकारी नहीं थी। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। हड़प्पा में मानव का धार्मिक जीवन क्या था? बहुदेववादी थे, बहुत सारे ईश्वरों की पूजा करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, यज्ञ वगैरह करते थे। यहाँ पे मातृदेवी पूजन, पशुपति पूजा, नाग पूजा, जल पूजा, वृक्ष पूजा, ये सब होते थे। इन सब का साक्ष्य मिला है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं। इस बेस पे लोग कहते हैं कि ये जो हड़प्पा सभ्यता थी, सैंधव काल की जो सभ्यता थी, वो मातृ सत्तात्मक थी। यहाँ पे मंदिरों का कोई भी साक्ष्य नहीं पाया गया है। प्रमुख देवता कौन थे? पशुपतिनाथ थे और कुबड़ वाले सांड की पूजा होती थी, ठीक है। शिव पूजा का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, जैसा कि पता है स्वास्तिक चिन्ह तो मिला ही है, और ये पशुपतिनाथ को शिव जी ही मानते हैं। कुछ बेस पे कुछ लोग मानते हैं कि ये जो पशुपतिनाथ है वो शिव जी ही हैं, शिव जी की पूजा होती थी। तो समझ लीजिए कि जो अपना सनातन धर्म है वो कितना प्राचीन है।
इसके बाद मातृसत्तात्मक एवं संयुक्त परिवार वाला समाज था। मातृसत्तात्मक इसी बेस पे अनुमान लगाया क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब संख्या में मातृदेवी की मूर्तियाँ मिली हुई हैं। समाज में पुरोहित, व्यापारी, श्रमिक, रक्षक, कृषक, चिकित्सक आदि में विभाजित हुआ है। ओके, तब ये नहीं था कि ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, मतलब ऐसा नहीं था। काम के बेस पे उनके जो वो काम करते थे उसकी बेस पे विभाजित था कि कौन क्या है। संधव काल में उगाई जाने वाली पहली फसल कपास थी और प्रमुख फसल गेहूं और जौ थी। उसके बाद पश्चिम देशों में ईरान, बहरीन और सुमेर के साथ व्यापार होता था। ओके, अब कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं। कहा जाता है कि जो कुछ लोग कहते हैं कि जो सिंधु सभ्यता थी कोई सेंट्रल पावर नहीं था, लेकिन कुछ लोग ये मतलब इतनी बेहतरीन सभ्यता बिना किसी सेंट्रल पावर के, क्या ये पॉसिबल है? कुछ लोग कहते थे कि जो ये शासन था ये पुरोहित वर्ग के हाथ में था, पर ज़्यादातर लोग का मानना है कि जो बिजनेस करते थे उनके हाथ में जो है ये जो शासन था वो उनके हाथ में था। व्यापारी वर्ग में ज़्यादातर यही मानते हैं। और अभी तक जो है ये साक्ष्य नहीं मिला हुआ है कि आखिर इतनी बेहतरीन सभ्यता क्या हुआ, इसका कैसे पूरी तरीके से गायब हो गई। कुछ मतलब इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला हुआ है कि किस वजह से इस पे मतलब सिंधु सभ्यता अचानक से ख़त्म हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि जो आर्य थे वो आर्य मध्य एशिया से आए और उन्होंने यहाँ पे आके राज किया। उन्होंने मतलब एक तरीके से बाह्य आक्रमण और बाढ़, ये दोनों को माना जाता है कि ये दोनों रीज़न ऐसे थे जिसकी वजह से सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। कई बार जो है लगातार बाढ़ आई। इसके बाद जो है लोगों में मलेरिया के भी साक्ष्य मिले हैं और हो सकता है कि इसकी वजह से उनका सब कुछ जो मैनेजमेंट था वो सब कुछ टूट गया हो। और इसके बाद बाह्य आक्रमण भी यानी आर्यों का आना भी, ये सब चीज़ें मिला के जो रीज़न रहा होगा, हो सकता है माना जाता है कि यही सब रीज़न है उनका हड़प्पा सभ्यता का एक तरीके से पूरी तरीके से ख़त्म हो जाना, पतन हो जाना। तो आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक वीडियो में कवर कर चुके हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी वीडियो से फंस जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस एंड थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।